बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपके जोड़ों में दर्द होता है, ख़ास तौर पे अगर आपके घुटने के अंदर दर्द होता है और घुटने की बीच वाली रबड़ ख़राब हो गई है, तो कौन से इस तरह के 4 सीड्स हैं, बीज हैं, जो कि आपको आम रूटीन में लाजमी इस्तेमाल करने चाहिए और उससे आपको घुटनों की कार्टिलेज के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब ये जो घुटने के अंदर हमारी कार्टिलेज डैमेज होती है, घुटनों में जो ग्रीस की कमी होती है, उसकी वजह से जो हमें पहला साइन जो बाहर से नज़र आ रहा होता है ना, वो होता है घुटने के अंदर सोजिश होना या इन्फ्लेमेशन होना। कुछ लोगों को वो सोजिश फ्रंट साइड के ऊपर ज़्यादा होती है और कुछ लोगों को बैक साइड के ऊपर घुटने की पीछे वाली साइड पे इस तरह की गिल्टी बन जाती है, सोजिश का पॉइंट बन जाता है, जिसकी वजह से हमें दूर से पता चलता है कि इस घुटने के अंदर या तो घुटनों की ग्रीस का मसला है या फिर घुटनों का जो पानी है वो बाहर आ चुका है। सो ये दो ही रीज़न्स होती हैं, ज़्यादातर हमें घुटनों की ग्रीस कम होने की वजह से होता है। जब भी हमें ये वाला प्रॉब्लम आ जाता है, हम क्या करते हैं, सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कि हम पेन किलर दवाइयाँ लेते हैं या फिर इंजेक्शन लगवाते हैं। हालांकि इन इंजेक्शंस का या फिर पेन किलर दवाइयों का डायरेक्टली इफ़ेक्ट ये नहीं होता कि आपके घुटने की कार्टिलेज को बना दें या घुटने को ग्रीस को बना दें। जब हम अपना एक्सरे करवाते हैं, एक्सरे में हमें नज़र आता है कि जो हमारी स्पेस इस तरह की होनी चाहिए थी, यानी कि ये दोनों हड्डियों को दूर दूर होना चाहिए था, ये दोनों हड्डियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं या फिर एक साइड से जुड़ जाती हैं। अक्सर लोगों के तो दोनों तरफ से जुड़ी हुई होती हैं। जिनको स्टेज 3 या 4 का आर्थराइटिस हो जाए, उनमें दोनों साइडें जुड़ जाती हैं। एक तो एक्सरे में ये देखना होता है स्पेस, और दूसरा देखना होता है कि ये जो नोकदार पॉइंट्स बने हुए होते हैं, ये दरअसल बनते होते हैं बीच की मौजूद जो रबड़ होती है। इस तस्वीर में आपको सही से समझ आएगा कि ये वाला जो एरिया है ना, ये डैमेज हो चुका है, इसमें बीच वाली रबड़ ख़राब है, यहाँ पे फिर भी मौजूद है। जो ग्रीस हम जिसे कहते हैं वो यहाँ पे फिर भी मौजूद है। अगर आप जो मैं सीड्स आपको बताऊंगा ना, अगर आप वो खाएंगे तो एक तो इसका टूटना जो है वो स्लो हो जाएगा, और दूसरा जो है ना, यहाँ से एक उम्मीद होगी कि ये बनना स्टार्ट हो जाएगा। असल में इसको डायरेक्टली बनाना इतना इजी नहीं होता इस कार्टिलेज को, इसीलिए जो लोग जिनको आर्थराइटिस के मसले हो ना, उनको सालों गुजर जाते हैं और ये मसले हल ही नहीं होते, क्योंकि ये कार्टिलेज जो दोबारा ग्रो करना बहुत मुश्किल होती है। अगर इसको डायरेक्टली ग्रो कर लिया जाए तो फिर तो ये जो नए घुटने डालने वाली सर्जरीज है, ये तो ख़त्म हो जानी चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप इसको 100% वापस गेन कर लें, लेकिन क्योंकि ये सब की ख़राब होनी है, किसी की 40 की उम्र में ख़राब होनी है, किसी की 70 साल की उम्र में ख़राब होनी है, या मेरी भी ख़राब होनी है, आपकी भी ख़राब होनी है, जो घुटनों की ग्रीस है। लेकिन ये आपके हाथ में कि आप अपनी डाइट, खाना और एक्सरसाइज अगर ठीक रखते हैं, तो यही डैमेज जो आपका 70-80 साल की उम्र में होना चाहिए, वो अक्सर लोगों का 40 साल की उम्र के अंदर हो रहा होता है। तो अब हमने क्या करना है कि इसी डैमेज को, ये जो यहाँ से डैमेज होना शुरू हुई थी, यहाँ से अब जो यहाँ से डैमेज होना स्टार्ट हुई है, इसको ना हम स्लो डाउन कर सकें। ये ना हो कि अगर हम स्टेज 1 पे हैं तो स्टेज 2 के ऊपर हम कोई 10 साल में पहुंचे। मेरे अक्सर मरीज मैंने जिनको देखा है, जो मेरे क्लिनिक पे आते रहे, कि स्टार्ट में उन्होंने आए और फिर बीच में उन्होंने छोड़ दिया कि यार ठीक है, हो जाएगी। पहले स्टेज 1 में होती है ना, में जब पेन, तो 10% ये कार्टिलेज लॉस हो जाता है, 10% ये ग्रीस ख़त्म हो जाती है। हम थेरेपी सेंटर जाते हैं, अपनी थेरेपी करवाते हैं, हमारी दर्द कम हो जाती है। उसके बाद फिर वापस उसी रूटीन में कि हम पिज़्ज़े भी खा रहे हैं, बर्गर भी खा रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कोई रनिंग नहीं कर रहे हैं, ना कोई जॉगिंग कर रहे हैं, ना कोई जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं, सेम वही रूटीन चलती रहती है। अक्सर लोग होते हैं जिनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है। इसका नुकसान ये होता है कि आपका ये जो स्टेज 1 है ना, ये स्टेज 4 1-1.5 साल के अंदर अंदर पहुंच जाते हैं। एक तो ये वजह होती है, दूसरी वो वजह होती है जिनको ये वाला मसला हो, कार्टिलेज का मसला हो, और साथ में उन्हें डायबिटीज़ हो, शुगर हो, नंबर 2 उनको ब्लड प्रेशर का मसला हो, नंबर 3 उनको थायराइड का मसला हो। ऐसे लोग जिनको थायराइड का मसला हो, उनमें भी कार्टिलेज बड़ी जल्दी वेयर एंड टेयर करती है, और इसके अलावा जिनको यूरिक एसिड का मसला हो। अच्छा, अब आपको समझ आ गई कि हमारी रूटीन, हमारी एक्सरसाइज ये डिफाइन करती है कि हमारी ये ग्रीस या हमारी ये कार्टिलेज कितनी स्पीड से ख़राब होनी है। ठीक है, अब आपने अपनी जो रूटीन है, इसके अंदर एक सिर्फ इस पोजीशन के पीछे रहें कि आपने ये वाली पोजीशन रोज़ाना बनानी है, एटलीस्ट 15 मिनट के लिए लाजमी बनानी है। ये आपके ना घुटनों के अंदर खून की रवानी को इम्प्रूव करेगी। नंबर 1, इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जब खून की रवानी यहाँ पे होगी ना, तो इसका मतलब यहाँ पे खुराक ज़्यादा आएगी। खून के ज़रिए तो जोड़ों में खुराक आनी होती है, कैल्शियम भी आएगी, और इससे आपकी हड्डियां भी इंप्रूव होंगी, आपकी कार्टिलेज का जो डैमेज होने की स्पीड है वो कम हो जाएगी। ये वाली पोजीशन आपने 15 मिनट के लिए लाजमी बनानी है। हिप तक जो है वो आपने तकिए रखने हैं, और इस तरह से आपने लेटना है, इसे हम एंकल एलिवेशन कहते हैं।
इसी एंकल एलिवेशन के अंदर अगर आप अपने पाँव को ऊपर और नीचे मूव कर लेंगे, इसे हम एंकल पंपिंग कहते हैं। टखने को सिर्फ मूव करना, पूरी पूरी टांग को मूव नहीं करना, यानी इस पोजीशन में रख के पाँव को ऊपर नीचे मूव करना है, ये होगी एक्सरसाइज। अच्छा, अब जब ये इशू होता है तो हम क्या करते हैं, हम मेडिसिन लेते हैं, और जो सबसे कॉमन मेडिसिन ली जाती है ना, उसे हम एनसिड्स कहते हैं। एनसिड्स एक छतरी है, जैसे किसी को बुखार हो तो हम कहते हैं एंटीबायोटिक ले लो, चाहे उसमें जितनी भी ऑगमेंटन है, एमोक्सिसिलिन है, ये जितनी भी दवाइयाँ आती हैं सारी की सारी एक छतरी के नीचे होती हैं और उसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं। इसी तरह जब घुटनों में दर्दें होती हैं या जोड़ों में दर्दें होती हैं तो एक ऐसी छतरी है जिसे हम एनसिड कहते हैं। अब एनसिड के अंदर सारी ये दवाइयाँ होती हैं, न्यूब्रोफोर्ट है, नेफ्रोक्सिन है, ये आइबुप्रोफेन है, ये जितनी हैं ये इस एक कैटेगरी में आती हैं। इसका मतलब ये होता है, अभी अगर आपको इसका मतलब समझ आ गया ना, आपको ये समझ आ जाएगी, जो मैंने आगे आपको 4 ऐसे बीज बताने हैं जो कि आपके कार्टिलेज के वेयर एंड टेयर को स्लो कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना कि कैसे ये दवाइयों के साथ भी लिंक हो सकता है। एनसिड्स, इसका मतलब होता है, ये मैंने एनसिड्स लिखा हुआ है, ठीक है। एनसिड, एन मतलब होता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक है, मतलब इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने वाली ड्रग्स, ठीक है। अब अगर हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, तो क्या ख्याल है अगर हम एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट भी ले लें, खाने भी ले लें? ऐसा कौन सा खाना है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है? ये न्यूब्रोफोर्ट, नेप्रोक्सेन, ये सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर्स हैं। तो आपकी मकसद ये है कि यार ये इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो, सोजिश ख़त्म हो, घुटने में दर्द ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि कार्टिलेज बनना शुरू हो गई है। जब आपके यहाँ से सोजिश ख़त्म होगी ना, तो आपके घुटने के अंदर खून का बहाव अच्छा हो जाएगा। इस तरह से आप लेटेंगे तो और ज़्यादा खून का बहाव अच्छा हो जाएगा। खून का बहाव ही हमें यहाँ पे चाहिए कि क्रीन बनना चाहिए और पके ज़ख्म जो है ना वो पकना शुरू हो जाए। अब एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले रहे हैं ना, डाइट में क्या ले सकते हैं? एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, उसमें जो सबसे टॉप पे और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आपको, वो है अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स, पहला सीड हो गया ये। इसे आपने जब भी इस्तेमाल करना है, इसको डायरेक्टली इस्तेमाल करने के बजाय इसको पहले से थोड़ा सा रोस्ट करें, भून लें, थोड़ा सा रोस्ट करना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि इसका जो पानी है ना वो ड्राई हो जाएगा। जब अगर आप ये रोस्ट नहीं करेंगे ना, इस तरह ड्राई फॉर्मेट में ही इसको अब पीस लेंगे, जब पीसेंगे ना तो इसका जो पाउडर होगा ना उसमें से थोड़ी सी नमी निकलने लग जाएगी, पानी सा निकलने लग जाएगा, वो सही नहीं होता। और इसी नमी की वजह से ही जो इसका पाउडर बनाया जाता है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। सो आपने अलसी वाले बीज को पहले तो थोड़ा सा भून लेना है, रोस्ट कर लेना है, उसके बाद इसको पीस लेना है। पिसा हुआ जो पाउडर है उसमें से आधा चम्मच लें, 1 चम्मच भी ना लें। अब स्टार्ट करें ना पहली दफ़ा, पहले आपने आधा चम्मच लेना है। आधा चम्मच लेके अब उसको खाना नहीं है, उस आधे चम्मच को डाल देना है दही के अंदर। दही में वो मिक्स करके सुबह सुबह उठ के वो दही खाएं। दही से आपको प्रोबायोटिक्स भी मिलेंगे, कैल्शियम भी मिलेगी, और साथ में आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड भी ऐड कर दिए, तो आपके घुटनों के लिए बेहतरीन ये एक खाना हो जाएगा सुबह के टाइम। इसी तरह से घर में जब सैलेड बना हुआ है उसके ऊपर इस पाउडर को छिड़क लें। इस पाउडर को डायरेक्टली अगर खाएंगे ना तो ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होता। सो सैलेड के साथ भी ले सकते हैं और दही के साथ भी ले सकते हैं। जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये 2 चीज़ें हैं जिसके साथ ये बेहतरीन है। कुछ लोग होते हैं जिनको दही मुवाफिक नहीं आती, तो वो घर में कोई स्मूदी या कोई शेक वगैरह बनाओ तो उसके अंदर भी डाल सकते हैं। ये हमारा हो गया पहला सीड। दूसरा जो सीड है वो है हमारे इतने कॉमनली घरों के अंदर यूज़ होने वाले, और हमें पता ही नहीं है कि ये इतने इंपॉर्टेंट है, और उन्हें हम कहते हैं सेसमे सीड, जिसे हम आम जुबान में कहते हैं सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल के अंदर होता है कैल्शियम। हर वो बंदा जिसको घुटनों का मसला है कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लाजमी लेता है। कैल्शियम अगर आप सेसमे सीड खा रहे हैं तो आपको अच्छी खासी अमाउंट में मिल जाएगा। कैल्शियम आपको दूध में मिलेगा, हरे पत्ते वाली सब्जियों में भी, सैलड में भी। लेकिन जब हम सीड की बात करें तो मैं आपको सीड्स ही बताऊंगा कि शुरू में हमने अलसी के बीज एंटी इन्फ्लेमेटरी के लिए और सेसमे सीड सफ़ेद तिल कैल्शियम के लिए। अब इसको इस्तेमाल किस तरह करना है? इसको इस्तेमाल करने का तरीका है कि घर में जब रोटी बन रही है ना उसके पेड़े के अंदर थोड़ा सा ऐड करें और रोटी पका के वो वाली खा लें। अव्वल तो रोटी को बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि रोटी भी शुगर है, चीनी है, वो ग्लूकोज बनती है जाके, वो भी घुटनों के लिए रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन इन केस जब आप थोड़ी सी भी खा रहे हैं तो उसके पेड़े के अंदर सेसमे सीड ऐड कर दें तो उल्टा उसका फ़ायदा इंक्रीज हो जाएगा। और इसके अलावा इसे सैलड के ऊपर भी छिड़क के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आम रूटीन में जब हम सफ़ेद तिल इस्तेमाल करते हैं ये तो कॉमनली यूज़ भी होता है। थर्ड नंबर के ऊपर जो सीड है जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो मैग्नीशियम से और पोटाशियम से भरे हुए हैं, और उन्हें हम कहते हैं पम्पकिन सीड या कद्दू के बीज। इनको आप रोस्ट कर लें, थोड़ा सा भून लें,
कोई पीसने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली खाएं जैसे चने खाते होते हैं, ये भी आपको फ़ायदा देंगे। लेकिन एक दिन में आधे चम्मच, 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं खाने हैं, बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट में स्टार्ट करना है, देखना है कि आपको मुवाफिक आ रहे हैं नहीं। अक्सर लोगों को सीड्स की एलर्जी होती है, ये ना हो कि आपके होंठ जो सूजे हुए हों, हर बंदे के लिए डिफरेंट होती है, हज़ारों बंदा ये वीडियो देखेगा, मैंने सबको प्रॉपरली लेके चलना है साथ साथ। सो आपने ऐसे नहीं करना है, मैंने ये जो 4 आपको मैं सीड बता रहा हूँ, आप पहले दिन ही 4 चम्मच, यानी कि एक सुबह ले रहे हैं, एक दोपहर ले रहे हैं, एक दिन में एक सीड आधे चम्मच से स्टार्ट करना है बस, ठीक है। पंपकिन सीड्स ये आपके मैग्नीशियम और पोटाशियम प्रोवाइड करते हैं, ये घुटने के इर्द गिर्द जो लगे होते हैं पट्टे, उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और लास्ट हमारे पास जो है वो है सनफ्लावर सीड, जिसे हम कहते हैं सूरजमुखी के बीज। ये वाले बीज जो होते हैं ना, इन बीज का फायदा होता है कि इनमें विटामिन ई होता है, जो कि ना एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिस्म में कुव्वत मुदाफ़त की हेल्प करने वाले जो सिस्टम होता है या जो चीज़ें होती हैं, हम उनको एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन ई में होता है और वो हमें मिलता है सनफ्लावर सीड्स के अंदर। सो कुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम जितना स्ट्रांग होगा हमारे घुटनों के अंदर या हमारे जिस्म के अंदर, वो एक डैमेज रिपेयर बहुत जल्दी होंगे और उसका बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। सो ये 4 ऐसे सीड्स हैं, जिसमें एक अलसी के बीज हैं, दूसरे सेसमे सीड्स हैं, उसके बाद आपके पंपकिन सीड्स हैं और सनफ्लावर सीड्स हैं। इनको आम रूटीन में आपने अपने खानों में लाजमी ऐड करना है। साथ में हमने विटामिन डी के लिए कलेजी का इस्तेमाल करना है, सूरज की रोशनी में बैठना है, क्योंकि विटामिन डी की अगर कमी होगी तो ये जो आप सेसमे सीड खा रहे होंगे, इसमें जो कैल्शियम होगा वो तो हड्डियों में पहुंचेगा ही नहीं। हड्डियों में कैल्शियम को पहुंचाने के लिए अगर आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं ना, और आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी है, कोई फ़ायदा नहीं है, हड्डियों के अंदर कैल्शियम जानी नहीं है। हड्डियों में कैल्शियम पहुंचाने के लिए जिस्म के अंदर विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए। सो कलेजी भी आपने अपने खानों के अंदर ऐड करनी है। ऐसे लोग जिनको कलेजी पसंद नहीं है, फिर वो विटामिन डी के लिए सूरज की रोशनी में लाजमी बैठा करें 20 से 25 मिनट के लिए। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कोलेजन है या कैल्शियम है या विटामिन सी है, मैग्नीशियम है या प्रोटीन है, ये सब कुछ आपको मिल सकता है सिर्फ एक ही खाने में, और उसे हम कहते हैं हड्डियों का शोरबा या हड्डियों की जो यखनी होती है। इसको आपने लाजमी हफ्ते में 3-4 दिन में एक दफ़ा लाजमी अपनी डाइट के अंदर ऐड किया करें। आप देखेंगे आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा आपकी घुटनों की जो कार्टिलेज है या जो ग्रीस है, इसको बनने में और इसको रिपेयर होने के अंदर। आपको घुटनों की दर्दें भी कम होंगी, घुटनों की सोजिश भी कम हो जाएगी। सो ये सब कुछ था कि कौन से ऐसे सीड्स हैं या खाने हैं जिनको हम अपनी रूटीन में ऐड करें, हमारे कार्टिलेज बन सकते हैं। अगर आप मुल्तान से हैं तो आप मेरे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं। मुल्तान के अलावा अगर किसी और शहर से हैं तो मैं नीचे नंबर दूंगा, वहाँ पे आप व्हाट्सएप पे रब्ता करके अपनी वीडियो कंसल्टेशन भी कर सकते हैं या अपनी रिपोर्ट्स वगैरह शेयर कर देंगे, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड कर दूंगा। कोई भी सवाल है नीचे कमेंट्स में पूछें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।